हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 30 अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करते हैं। आगामी किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसके लिए आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए आप यहाँ पर रेगुलर बने रहिए। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूरे के पूरे पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखनी है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करनी है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के सबसे पहले प्रश्न की। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया गया, यानी इंटरनेशनल इंटरनेट डे जो है वो कब मनाया गया है। तो ए ऑप्शन है 22 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 26 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 29 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 21 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेट डे जो है वो 29 अक्टूबर को मनाया गया। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो आप यहाँ पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेट डे। और ये मनाया कब गया, तो ये हर वर्ष 29 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। यह जो दिन है वह इंटरनेट के पूर्ववर्ती अर्पानेट, यानी कि जो इंटरनेट है आज का, उसे पहले अर्पानेट के नाम से जाना जाता था। तो अर्पानेट के माध्यम से 29 अक्टूबर 1969 को दो कंप्यूटरों के बीच भेजे गए पहले संदेश की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि जब इंटरनेट को पहले अर्पानेट के नाम से जाना जाता था तो अर्पानेट के ही माध्यम से पहली बार 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार दो कंप्यूटरों के बीच में मैसेज भेजा गया था और उसी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये जो दिवस है यह मनाया जाता है। अगर भारत में इंटरनेट की शुरुआत की बात करें तो भारत में इंटरनेट के सफ़र की जो शुरुआत है वह 1995 में 15 अगस्त से हुई थी। यानी 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार इंटरनेट के सफ़र की शुरुआत हुई थी। फिर किसने की थी, तो विदेश संचार निगम ने देश का पहला इंटरनेट कनेक्शन दिया था। यानी कि जो विदेश संचार निगम है इसने देश का पहला इंटरनेट कनेक्शन दिया था कब, 15 अगस्त 1995 में। और भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत है वो इसी दिन यानी 15 अगस्त 1995 से मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जो है वो उद्घाटन किया गया है। तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करें डिटेल में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, दोनों लोगों ने मिलकर के गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। यानी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, इन दोनों लोग जो दोनों प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा ही गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। बात करें टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसको ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के बड़ोदरा में इसको स्थापित किया गया है। इसे C-295 विमानों के निर्माण के लिए स्थापित किया गया है। इसके द्वारा C-295 या C-295 जो विमान है उनका निर्माण किया जाएगा। तो C-295 प्रोजेक्ट के तहत कुल 56 जो एयरक्राफ्ट हैं ये तैयार किए जाएंगे। पीएम मोदी जी ने अक्टूबर 2022 में बड़ोदरा स्थित असेंबली लाइन की नींव भी रखी थी। यानी कि मोदी जी ने अक्टूबर 2022 में वडोदरा में अंतिम असेंबली लाइन की जो नींव है वो इनके द्वारा रखी गई थी। और अब जाकर के जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी और स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज इनके द्वारा किया गया है। गुजरात आया है, गुजरात को जान लेते हैं। तो गुजरात जो कि यहाँ पर स्थित है, तटीय राज्य है गुजरात और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा जो है वो गुजरात की ही है। और भारत का जो गुजरात राज्य है सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला यह राज्य है। राजधानी जो गुजरात की होती है वो होती है गांधीनगर, यानी गांधीनगर इसकी राजधानी है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र पटेल जी जो है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं।
राज्यपाल जो हैं गवर्नर वो हैं आचार्य देवव्रत, वर्तमान में राज्यपाल हैं। गुजरात का जो गठन है वो 1 मई 1960 को हुआ था और वर्तमान में कुल 33 जिले जो हैं वो गुजरात में स्थित हैं और गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं समुद्री सीमा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने भारत मंडपम में स्वावलंबन 2024 का उद्घाटन किया? यानी स्वावलंबन 2024 योजना जो है ये किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और कहां पर? भारत मंडपम में। तो ए ऑप्शन है दिनेश कुमार त्रिपाठी, बी ऑप्शन है राजीव कुमार, सी ऑप्शन है अमरप्रीत सिंह और डी ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने भारत मंडपम में स्वावलंबन 2024 का उद्घाटन किया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। इन्होंने भारत मंडपम में स्वावलंबन 2024 का उद्घाटन किया। इसका जो आयोजन है वो दिल्ली के भारत मंडपम में 28 और 29 अक्टूबर को किया गया, यानी 28 और 29 अक्टूबर को दिल्ली के भारत मंडपम में इसका जो आयोजन है वो किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो स्वावलंबन 2024 का जो उद्देश्य है वो सेना के स्वदेशीकरण प्रयासों को बढ़ावा देना है। यानी जो सेना है, नौसेना है, उसमें कैसे कैसे क्या कुछ हम कर सकते हैं जिसके द्वारा ज़्यादातर जो स्वदेशीकरण हो उसका हम इस्तेमाल करें, स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनका हम उसमें इस्तेमाल करें और स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्वावलंबन 2024 भारतीय नौसेना के सेमिनार का ये तीसरा चरण है, यानी भारतीय नौसेना के सेमिनार का ये तीसरा चरण है स्वावलंबन 2024। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने किस बैंक को 2024 के लिए भारत का बेस्ट बैंक बताया है? यानी कि इंडिया की जो बेस्ट बैंक है वो किसे नामित किया गया, किसके द्वारा? वो भी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। तो ए ऑप्शन है HDFC बैंक, बी ऑप्शन है SBI बैंक, सी ऑप्शन है ग्रामीण बैंक और डी ऑप्शन है UBI बैंक यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी SBI बैंक जो है वो भारत के लिए बेस्ट बैंक बताया गया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने ऐसा बताया है कि जो SBI बैंक है ये 2024 के लिए भारत का सबसे बेस्ट बैंक है। अगले हम पॉइंट की अगर हम बात करें तो हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने SBI को 2024 के लिए भारत का बेस्ट बैंक बताया। इसका जो आयोजन है वो 27 अक्टूबर 2024 को किया गया और इसी आयोजन के द्वारा ही ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने SBI को भारत की जो सबसे बेस्ट बैंक के रूप में बताया है। जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है इसने वाशिंगटन में अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार समारोह में SBI को 2024 की बेस्ट बैंक के रूप में मान्यता दी और इसे पुरस्कार भी प्रदान किया। पुरस्कार जो है वो SBI के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं CS शेट्टी, इन्होंने जो पुरस्कार है वो प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने 2024 इमर्जिंग एशिया कप जीता है? यानी इमर्जिंग एशिया कप 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी अफगानिस्तान ए ने 2024 इमर्जिंग एशिया कप जो है वो इस बार जीत लिया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में अफगानिस्तान ए ने श्रीलंका ए को हराकर 2024 इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया है। हराया किसको है? तो श्रीलंका की जो टीम है उसको इसने हराया हुआ है और हरा करके अफगानिस्तान की टीम ने 2024 का जो इमर्जिंग एशिया कप है ये जीत लिया है। इसका जो आयोजन है फाइनल वाला वो 27 अक्टूबर 2024 को हुआ। कहाँ पर? अल-अमीरात ओमान में इसका आयोजन किया गया 27 अक्टूबर को। इससे पहले जो अफगानिस्तान ए की टीम है उसने साल 2017 और 2019 में सेमीफाइनल तक का सफ़र जो है वो तय किया था, लेकिन फाइनल वो जीत नहीं पाई थी। बात करें अल्लाह मोहम्मद गजनफर, इन्होंने 14 रन देकर 2 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच इनको बनाया गया, यानी इन्होंने 14 रन दिए और 2 विकेट लिए, इसके लिए इन्हें मैन ऑफ द मैच बनाया गया है। और ये किसकी तरफ से प्लेयर हैं? ये अफगानिस्तान के ही प्लेयर हैं, अल्लाह मोहम्मद गजनफर। इन्होंने 14 रन दिए हैं और 2 विकेट लिए जिसके कारण इनको मैन ऑफ द मैच चुन लिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने मेडल जीते हैं? यानी भारत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने मेडल जीत लिए हैं? तो ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 जो है मेडल भारत ने जीते हैं अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें
तो भारत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल 9 मेडल जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज शामिल हैं। यानी कि 1 गोल्ड और 1 सिल्वर और जो 7 हैं वो ब्रॉन्ज शामिल हैं। पिछले साल भी भारतीय कुश्ती दल ने, यानी पिछले साल का जो 2023 में आयोजित किया गया था, उसमें भी भारतीय कुश्ती दल ने तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2023 में 9 मेडल जीते थे। यानी 2023 में भी भारत ने 9 मेडल जीते थे और इस बार 2024 का जो ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है, इसमें भी भारत ने 9 मेडल ही जीते हैं। बात करें चिराग चिक्कारा जो है, इन्होंने भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है। यानी इस इवेंट का जो गोल्ड मेडल था वो चिराग चिक्कारा ने जीता है। उन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कंपटीशन में यह मेडल हासिल किया। 57 किलोग्राम के जो प्रतियोगिता थी उसके अंतर्गत इन्होंने फ्री स्टाइल में यह जो मेडल है वो इन्होंने हासिल किया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में NAFED का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? यानी किसको NAFED का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है दीपक अग्रवाल, बी ऑप्शन है पंकज सिंह, प्रभात सिंह, सी ऑप्शन है पंकज कपूर और डी ऑप्शन है राजीव कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी दीपक अग्रवाल को NAFED का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो दीपक अग्रवाल अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD ऑफ NAFED बाय अपॉइंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, यानी कैबिनेट की जो कमेटी थी उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। हाल ही में दीपक अग्रवाल को NAFED का प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के ये 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी हैं। NAFED की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो उद्देश्य है वो किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चे में रही डोंगफेंग 26 यानी डोंगफेंग 26 जो मिसाइल है, ये भी हाल ही में चर्चे में रही है और इस मिसाइल को किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है इजराइल और डी ऑप्शन है ईरान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन के द्वारा डोंगफेंग 26 जो मिसाइल है उसका निर्माण किया गया है, उसको विकसित किया गया है। डिटेल में अगर इसके बारे में जाने तो हाल ही में चर्चे में रही डोंगफेंग 26 मिसाइल चीन देश ने विकसित की है। DF-26 जो मिसाइल है या डोंगफेंग के नाम से इसे जानते हैं 26, ये एक उन्नत चीनी IRBM है जिसे भूमि और समुद्री दोनों हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि ये जो DF-26 जो डोंगफेंग मिसाइल है इसका जो है क्या है कि ये भूमि और समुद्र दोनों जगहों पर ये हमले करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। यानी कॉम्बो सेट है इसमें, जिसके कारण ये भूमि पर भी कह सकते हैं हमला कर सकता है और समुद्र में भी ये हमला कर सकता है। इसकी जो लंबाई है वो 14 मीटर है, व्यास है 1.4 मीटर और लॉन्च के समय इसका जो वजन था वो था 20,000 किलोग्राम। ये लॉन्च के समय इसका वजन था। यह 3,000 से 4,000 किलोमीटर दूरी तक के जो लक्ष्य हैं उनको यह मार सकती है। डोंगफेंग जो है इस मिसाइल किसने इसको विकसित किया है? तो चीन देश ने इसको विकसित किया है। चीन आया है तो मैप में चीन को देख लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ अपना प्यारा भारत है और इसी के जस्ट ऊपर चीन जो भी है वो सीमा साझा करता है भारत के साथ में। भारत के साथ जो चीन है वो 3,448 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि भारत चाइना के बीच में जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 3,488 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत और चीन मिलकर के ये सीमा साझा करती हैं। चीन जो है इसकी जो राजधानी होती है वो होती है बीजिंग और वर्तमान में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हैं सी जिनपिंग। अब बढ़ेंगे हम आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो रूस गए हुए थे, क्योंकि इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन था उसका आयोजन कर रहा था रूस के कजान में इसका आयोजन किया गया ब्रिक्स का। और वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको एक पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी। तो कौन सी जो पारंपरिक पेंटिंग है उसको उन्होंने उपहार में दी हुई है? तो ए ऑप्शन है पट्टचित्र पेंटिंग,
बी ऑप्शन है मधुबनी पेंटिंग, सी ऑप्शन है सोहराय पेंटिंग और डी ऑप्शन है वारली पेंटिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सोहराय पेंटिंग जो है इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति को पारंपरिक पेंटिंग के रूप में उपहार में दी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोहराय पेंटिंग, ये इसके आर्टिकल में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की पेंटिंग होती है। अगर हम बात करें तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, यहाँ पर भी आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं। तो पीएम गिफ्ट्स सोहराय पेंटिंग टू रशियन प्रेसिडेंट एट ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोहराय पेंटिंग जो है वो रूस के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, उनको इन्होंने गिफ्ट की हुई है, भेंट की हुई है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति को सोहराय पेंटिंग भेंट की। सोहराय एक स्वदेशी भित्त चित्रकला है जो मेसोचाल्कोलिथिक काल यानी 9000 से 5000 ईसा पूर्व का जो समय था, इसे मेसोचाल्कोलिथिक काल के नाम से जाना जाता था। और इसी समय से यह जो स्वदेशी भित्ति चित्रकला है ये चली आ रही है, जिसका नाम सोहराय है। यह मुख्य रूप से आदिवासी महिलाओं द्वारा चारकोल, मिट्टी और मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ इसकी विधि होती है बनाने की, और इसी के द्वारा ये सोहराय जो चित्र है, सोहराय पेंटिंग जो है ये बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किन देशों ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क यानी DIGI फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ऑप्शन है रूस और चाइना, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, जर्मनी और फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, इन लोगों ने मिलकर के भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे अगर डिटेल में हम बात करें तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का समर्थन करने के लिए DIGI फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य इसका क्या है? 5G, ओपन RAN, सबमरीन केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI और क्वांटम तकनीकी जैसे क्षेत्रों में भारतीय निजी कंपनियों के साथ सहयोग करना, यानी भारत की जो निजी कंपनियां हैं उनके साथ में सहयोग करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत चाहे वो 5G के लिए हो, ओपन RAN के लिए, सबमरीन केबल के लिए, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI और क्वांटम तकनीकी जैसे क्षेत्रों में इसका जो इस्तेमाल है वो भारतीय निजी कंपनियों के साथ सहयोग करना है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है वो आपको पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।